साइक्लोट्रॉन की सीमाएं तथा उपयोग। इसके पहले हम साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़ चुके हैं। एक ऐसी विद्युत चुंबकीय युक्ति जिसका उपयोग हम भारी धनावेशित कणों को उच्च वेग तक, उच्च ऊर्जा तक त्वरित कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि इसकी कुछ सीमाएं हैं। सीमाओं का मतलब हो गया कि इससे कुछ ऐसे कार्य हैं जो नहीं किए जा सकते क्योंकि इसकी सीमा के बाहर। तो इसे कहते हैं साइक्लोट्रॉन की सीमाएं और सीमा बंधन भी कहते हैं तथा आगे देखते हैं इसके उपयोग। सबसे पहली इसकी सीमा यह है कि इसकी सहायता से केवल भारी धन आवेशित कण, कौन से भारी धन आवेशित कणों को ही केवल त्वरित किया जा सकता है। ठीक है, हल्के धन आवेशित कणों को त्वरित नहीं किया जा सकता। उसका कारण यह है कि अगर कोई कण हल्का है तो जब आप उसको त्वरित करोगे तो उसका वेग क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वेग बढ़ने से उसका द्रव्यमान आइंस्टीन के सापेक्षिकतावाद सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु का विराम द्रव्यमान m0 गतिक द्रव्यमान m/√1 - v²/c² के बराबर होता है। यानी अगर कोई वस्तु विराम में है तो उसका द्रव्यमान ये होगा, ठीक है, और अगर कोई वस्तु गति में है तो उसका जो द्रव्यमान होगा वो अलग होगा। तो उसका जो द्रव्यमान होता है वो द्रव्यमान क्या होता है, जैसे जैसे वस्तु की गति बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका द्रव्यमान भी परिवर्तित होता चला जाता है। अतः हम भारी धनावेशित कण को क्या होगा, आप त्वरित करोगे तो उनकी गति उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी कि हल्के कणों की गति होगी। इसलिए हम हल्के कणों को इसकी सहायता से हम त्वरित नहीं कर सकते हैं, केवल भारी धनावेशित कणों को ही त्वरित कर सकते हैं। दूसरी बात आती है, इसकी सहायता से ऋण आवेशित कणों को नहीं किया जा सकता है। ऋण आवेशित जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को आवेशित करने के लिए हम बीटाट्रॉन का उपयोग करते हैं। बीटाट्रॉन का उपयोग करके हम इलेक्ट्रॉन को त्वरित कर सकते हैं। साथ ही इसकी सहायता से हम अनावेशित कण, क्योंकि आवेशित कण होगा तो ही वो विद्युत क्षेत्र की तरफ आकर्षित होगा। अगर वो आवेशित कण नहीं है तो वो विद्युत क्षेत्र की तरफ आकर्षित नहीं होगा। तो हम अनावेशित कण जो उदासीन कण हैं जैसे न्यूट्रॉन है, ऐसे कणों को हम इस साइक्लोट्रॉन की सहायता से हम क्या नहीं कर सकते, त्वरित नहीं कर सकते। अब देखते हैं साइक्लोट्रॉन का उपयोग क्या है। साइक्लोट्रॉन की जो परिभाषा है उसी में उसका उपयोग छुपा है। इसकी सहायता से हम उच्च ऊर्जा वाले कणों को नाभिक से संघट्ट कराते हैं और नाभिकीय संरचना ज्ञात करते हैं कि नाभिक से आपने टक्कर करी है, किसकी टक्कर करी है, जो इस साइक्लोट्रॉन से उच्च आवेशित कण हमें जो प्राप्त हुए हैं, त्वरित जो कण प्राप्त हुए हैं, उसको हम क्या करते हैं, नाभिक पर उसकी बौछार करते हैं। तो नाभिक की संरचना किस तरह की है वो हम इसकी सहायता से पता करते हैं। दूसरा, नए पदार्थों को संश्लेषण में, नए पदार्थों की खोज करनी है, संश्लेषण करना है, उसमें भी हम इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा रेडियो एक्टिव पदार्थों को उत्पन्न करने में भी साइक्लोट्रॉन का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर। हमारे पास एक चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये b है। एक स्मॉल l लंबाई का एक धारावाही चालक है। धारावाही चालक माने इसमें से धारा का प्रवाह हो रहा है। उस धारा का जो मान है वो I है और ये धारा इस चालक में से प्रवाहित हो रही है। इस चालक को आपने कहाँ रखा है, एक चुंबकीय क्षेत्र में जिसकी तीव्रता b है। जब किसी धारावाही चालक को आप किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हो तो उस पर एक बल कार्य करता है और उस बल का जो परिमाण है वो हम उसका डेरिवेशन निकालेंगे F = ILV sin थीटा से। और इस बल की दिशा दो तरीके से निकालेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से और दाएं हाथ की हथेली के नियम से हम ज्ञात करेंगे। अब हम सवाल ये उठता है कि इस पर बल कैसे और क्यों लगता है। देखो, जब इसमें क्या होगा, इस धारावाही चालक को आपने कहाँ रखा, चुंबकीय क्षेत्र में। धारा
बहने का मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन इसमें बह रहे हैं। बहने का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों में गति है। तो जब इलेक्ट्रॉनों में गति होती है, इलेक्ट्रॉन किसी चालक तार में से बहते हैं, तो उनका जो वेग होता है वो होता है अनुगमन वेग के बराबर। तो इसका मतलब है इस धारावाही चालक में जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं उनके पास गति क्या है, अनुगमन वेग है। अब गति करते हुए आवेशित कण कहाँ है, चुंबकीय क्षेत्र में, यानी किसी चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कणों की क्या हो रही है, गति हो रही है। तो आप लॉरेंज को याद करो, लॉरेंज ने क्या कहा था कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है या उसमें प्रवेश करता है तो उस पर एक बल लगता है जिसे हम लॉरेंज के बल के नाम से जानते हैं। और लॉरेंज बल का मान F बराबर Q VD क्रॉस V के बराबर होता है, जहां VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अनुगमन वेग है, और B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, और Q जो आवेश इसमें प्रवाह हो रहा है, जो गति कर रहा है, उस पर आवेश का मान है। तो अब हम इसमें क्या देख चुके हैं, जब धारा प्रवाह होगी तो आवेश का प्रवाह के कारण धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें आवेश का प्रवाह हो रहा है, यानी आवेश इसमें गति कर रहे हैं। किसमें गति कर रहे हैं, इस चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की क्या हो रही है, गति। जब चुंबकीय क्षेत्र में आवेश गति करता है तो उस पर कौन सा बल लगता है, लॉरेंज का बल लगता है। तो लॉरेंज बल इस पर लगेगा। उसके बाद फिर इस पे हम देखेंगे कि लॉरेंज बल के साथ साथ इस पर जो बल लग रहा है वो बल की वजह से ये चालक चुंबकीय क्षेत्र में गति करने लगता है। जब किसी भी वस्तु पर बल लगता है, परिणामी बल की दिशा में वो वस्तु गति प्रारंभ कर देती है या गति करने लगती है। अब देखते हैं ये बल का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। हमने ये माना इस चालक का जो टुकड़ा है इसकी लंबाई स्मॉल l है, इसके अनुप्रस्थ काट कर, जैसे ये लंबाई हो गई है और ये वाला क्षेत्रफल कैसा है, वृत्ताकार, इसे कहते हैं हम अनुप्रस्थ काट। इसको काटते हैं इस तरह से तो ये जो दिखता है वृत्ताकार, तो इसे कहते हैं हम अनुप्रस्थ काट। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल A है। अगर हम ये कहें कि इस चालक का क्षेत्रफल A है, लंबाई L है, तो इसका आयतन हो गया A × L। क्यों, क्योंकि चालक किस तरह का है, बेलन के आकार का। बेलन का आयतन क्या होता है, πr² × h। अगर इसकी h ऊंचाई है और इस वृत्त का क्षेत्रफल πr² है, तो जार है, ऊंचाई h है, तो क्या हो जाएगा πr² h। तो इसी तरह से अगर h की जगह इसकी क्या है, l है, तो क्या हो जाएगा πr² l। क्या आ गया, बेलन का आयतन। तो ये बेलनाकार होते हैं जो तार होते हैं सामान्यतः। तो इसका जो आयतन है उसके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। एक आयतन में इलेक्ट्रॉन इतने हैं तो 10 में कितना होगा, 10 × n। इस तरह से हम निकाल सकते हैं इसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है उसमें हम एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर दें तो इसमें से बहने वाला कुल आवेश का मान ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, लंबाई l है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, तो a × l में n × a × l, इतने तो हो गए इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं कुल आवेश Q बराबर होता है n × e के। अब n को हमने थोड़ा सा यहाँ पे कैपिटल ले लिया। कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n, a और l, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश e। तो ये हो जाएगा इसमें से बहने वाला कुल आवेश NaLe। Al आयतन में इलेक्ट्रॉन NaL है। कुल आवेश कितना हो जाएगा, Q बराबर Ne से। Q बराबर n का मान हो गया NaL, तो ये NaL आ गया और इसमें इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा हो गया, तो NaL × e। तो इसमें से बहने वाला कुल आवेश क्या है, चालक में से वो है Q बराबर NeAl। ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की जो चाल है वो कौन सी चाल है, अनुगमन वेग है, अनुगमन चाल है। इन पर लगने वाला चुंबकीय बल F बराबर Q VD × V, A × V बराबर AB sin थीटा। तो Q का मान रख दिया NeAl और VD की जगह VD, V की जगह V, यानी A × V बराबर सूत्र क्या होता है, A × V बराबर AB sin थीटा के। ये होता है सदिश गुणनफल। तो ये हो गया NeAl VD V sin थीटा। अब इसमें हम क्या करें, NeA और VD को एक साथ लिख लें। हम जानते हैं धारा I और अनुगमन वेग में संबंध होता है, NeA VD बराबर होता है I के। तो हम NeA और VD, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, NeA VD को हमने एक साथ लिखा, फिर LV sin थीटा। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, NeVD की जगह
आई लिख सकते हैं, क्योंकि एन ई ए वी डी बराबर किसके है, आई के। तो आई इंटू एल बी साइन थीटा। एल को हम सदिश के रूप में लेते हैं, यहाँ बी जो है चुंबकीय क्षेत्र सदिश है, तो यहाँ से ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा जब होगा तो उसका गुणनफल क्या होगा, ए क्रॉस बी। तो एल बी साइन थीटा होगा तो उसका गुणनफल क्या होगा, एल क्रॉस बी। तो ये एफ बराबर जो हमें मान निकला है आई और एल क्रॉस बी। तो इसका मतलब ये सदिश रूप में निकाल रहे हैं, सदिश रूप में देख रहे हैं। एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी क्या हो गया, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। दो सदिशों का सदिश गुणनफल हम किसे कहेंगे, दो तरह के गुणनफल होते हैं सदिशों के, एक अदिश गुणनफल और एक सदिश गुणनफल। एक को हम कहते हैं इस तरह से ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, और एक होता है ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। दोनों में अंतर ये है, इसे हम डॉट या अदिश गुणनफल कहते हैं, इसे क्रॉस या सदिश गुणनफल कहते हैं। देखो हम पहचानेंगे कैसे। अगर दो सदिश हैं, ए सदिश है एक, दूसरा सदिश क्या है, बी है, और दोनों का हम क्या कर रहे हैं, गुणा। दो सदिशों का गुणा करने के बाद अगर हमें भौतिक राशि अदिश प्राप्त होती है तो ऐसे गुणनफल को हम अदिश गुणनफल कहते हैं। दोनों को दो सदिश हैं, जैसे किया गया कार्य, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन के, ठीक है। बल क्या है, सदिश राशि, विस्थापन क्या है, सदिश राशि। दोनों क्या है, सदिश। दोनों का क्या कर रहे हैं, गुणा, और दोनों का गुणा करने पर राशि कैसी मिल रही, अदिश, क्योंकि कार्य की कोई दिशा नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि दो सदिशों का ऐसा गुणनफल जिनका गुणा करने के बाद अगर हमें राशि अदिश प्राप्त हो रही है तो ऐसे गुणनफल को हम अदिश गुणनफल कहते हैं। तो दो सदिशों का हम क्या बता रहे थे आपको, गुणनफल, सदिश गुणनफल और अदिश। तो ये अदिश गुणनफल समझ गए। अब देखते हैं सदिश गुणनफल हम किसे कहेंगे। यानी दो सदिशों को हम गुणा करें, तो गुणा करने के बाद हमें जो राशि प्राप्त हो वो कैसी हो, सदिश हो, तो ऐसे गुणनफल को हम सदिश गुणनफल कहते हैं। जैसे बलागुण है, बलागुण का सूत्र होता है बल इंटू लंबवत दूरी के, बल आगुण, ये हम पढ़ेंगे इसमें, बल इंटू इसके लंबवत विस्थापन को हो या दूरी का हो। तो इन दोनों का गुणा क्या है, एक सदिश राशि। तो ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। इस तरह से एफ बराबर एल क्रॉस बी अगर मिल रहा है, इसका मतलब है एल क्रॉस बी जो होगी वो उसके कारण एक जो तीसरा सदिश मिलेगा, तीसरी राशि मिलेगी, उस सदिश होगी। यहाँ बल क्या है, एक सदिश राशि है। तो हम इस तरह से बल का परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। अब जो एल है, एल की जो दिशा है वो वही मानी जाती है परिपाटी के हिसाब से जिस दिशा में धारा का प्रवाह हो रहा हो, तो उस दिशा में हम एल की दिशा को मानते हैं। अब देखते हैं इसकी विशेष स्थितियां। विशेष स्थितियों में क्या है, इसमें हमने सूत्र क्या देखा, एफ बराबर आई एल बी साइन थीटा। यानी ये बल किस पर निर्भर है, एक तो धारा के मान पर, एक चालक की लंबाई पर। धारा का मान जितना ज्यादा बल का मान उतना ज्यादा, चालक की लंबाई जितनी ज्यादा बल का मान उतना ज्यादा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा तो बल का मान ज्यादा। थीटा का मान अगर 90 डिग्री तो साइन 90 का मान सबसे ज्यादा तो बल का मान ज्यादा। इन चार चीजों पर ये बल निर्भर करता है। अब देखते हैं पहली स्थिति, अगर थीटा का मान 0 है, थीटा का मान 0 है, इसका मतलब है जिस दिशा में ये चुंबकीय क्षेत्र है आपने उसी दिशा में चालक को रख दिया है, उसी दिशा में धारा का प्रवाह हो रहा है। तो चालक की लंबाई की दिशा में धारा की प्रवाह की दिशा में चालक की लंबाई मानी, तो एल और बी के बीच का कोण एक दूसरे के समांतर हो गए तो क्या हो गया, 0 हो गया। जब कोण का मान 0 होगा तो साइन 0 का मान, सूत्र क्या है, आई एल बी साइन 0 साइन थीटा। तो साइन 0 का मान 0, ये राशि 0 का गुणनफल इसमें, तो ये हो गया 0। यानी अगर चालक को आपने चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा गया है धारावाही चालक को, तो उस पर किसी तरह का कोई बल कार्य नहीं करता है, क्योंकि आवेश का प्रवाह कहाँ होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। लॉरेंज बल में भी यही था, अगर आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रवाहित होता है तो उस पर किसी तरह का कोई बल कार्य नहीं करता। दूसरी स्थिति देखते हैं, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री है, यानी आपने लंबवत रख दिया चुंबकीय क्षेत्र की, तो थीटा बराबर 90 तो साइन 90 का मान अधिकतम मान होता है 1, तो एफ बराबर आई एल बी। ये सबसे अधिक बल लगेगा जब आप चुंबकीय क्षेत्र के क्या रखोगे, इस चालक को लंबवत रखते हो तो बल का मान सबसे अधिक होता है। अब देखते हैं, इससे तो निकल गया परिमाण, क्या निकल गया, परिमाण है, यानी कितनी मान का ये बल लगेगा।
अब देखते हैं, चूंकि बल क्या है, एक सदिश राशि, सदिश राशि में क्या क्या चाहिए, परिमाण और दिशा। तो अब हम परिमाण निकाल चुके हैं, अब हम ज्ञात करेंगे इसकी दिशा। तो इस धारावाही चालक पर बल की दिशा ज्ञात करने के महत्वपूर्ण 2 नियम हैं, जिनमें से एक फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है और एक फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब देखो, बाएं हाथ को आपको ऐसे दिखाना है कि बाएं हाथ के इस उंगली को कहते हैं हम तर्जनी, इसे कहते हैं मध्यमा, बीच में रहती है तो मध्य में रहती है तो मध्यमा, ये तर्जनी, और ये आप जानते ही हो अंगूठा। अगर हम बाएं हाथ के अंगूठे को, तर्जनी को और मध्यमा को इस प्रकार से फैलाए कि ये तीनों परस्पर लंबवत हो, यानी इनके बीच का कोण 90 डिग्री, इनके बीच का कोण 90 डिग्री और इनके बीच का कोण भी क्या बने, 90 डिग्री, तो इन्हें कहते हैं हम परस्पर लंबवत। तीनों परस्पर लंबवत हो गए। अब हम क्या कह रहे हैं आगे, अगर तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए और ये मध्यमा धारा की दिशा को बताए, तो अंगूठा जिस दिशा में होता है वो लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। समझ में आई बात? फिर से समझो, ये क्या है, अगर तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, धारा की दिशा को मध्यमा प्रदर्शित करे तो बल की दिशा को अंगूठा प्रदर्शित करता है। तो यहाँ हम लगा के देखेंगे, देखो यहाँ बल की दिशा क्या है। देखो धारा कहाँ है, इधर की तरफ धारा ये रही, चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, ऐसा है, ये चुंबकीय क्षेत्र और ये धारा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये धारा की दिशा, ये तो बल कहाँ है, बाहर की तरफ। यानी इस स्थिति में इस चालक पर जो बल लगेगा वो बाहर की ओर, इस बोर्ड से कहाँ लगेगा, बाहर की ओर। आप अपनी कॉपी पर देखोगे तो कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर। तो इस तरह से हमने पहला मान क्या ज्ञात कर लिया, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की सहायता से, ये महत्वपूर्ण है, आपको पूछा जाता है कि किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा किस नियम से ज्ञात करते हो, तो आंसर होगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। और कैसे ज्ञात करते हो, अगर हम मध्यमा तर्जनी अंगूठे को परस्पर लंबवत फैलाएं, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मध्यमा धारा की दिशा को, तो अंगूठा लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये कहलाता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब हम देखते हैं दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या कहता है। अगर हम दाएं हाथ के पंजे को इस तरह से फैलाएं, ये हाथ का पंजा, ठीक है, या हथेली, अगर हम दाएं हाथ की हथेली को इस तरह से फैलाएं कि उंगलियां और अंगूठा एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाए, परस्पर कैसे हो, लंबवत हो, तो अगर जो आपकी अंगूठा है वो धारा की दिशा को बताए, इसमें हमें सिर्फ 2 ही चीजें देखनी है, एल और बी। धारा की दिशा को कौन धारा की दिशा को कौन बता रहा है, अंगूठा बता रहा है, और उंगलियां बता रही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ठीक है। इस दिशा में, क्योंकि इसी दिशा में हम चालक की लंबाई लेते हैं, तो आई और एल एक ही दिशा में हो गए। अगर धारा की दिशा को अंगूठा बताता है, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं, तो इस हथेली से अगर हम इस पर बल लगा रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, तो धक्का कहाँ लग रहा है, इस पे अंदर की ओर। तो जिस दिशा में इस हथेली से धक्का लगता है उसी दिशा में ये चुंबकीय क्षेत्र पर में धारावाही चालक पर बल लगता है। तो बल की दिशा कहाँ हो गई, हथेली से धक्का लगाने की दिशा में। अब देखते हैं यहाँ बाहर की तरफ आया था ये, अब देखते हैं बाहर की तरफ आता है कि अंदर की तरफ। देखो हमने उंगलियों को कहाँ फैलाया है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। अंगूठा कहाँ होना चाहिए, धारा की दिशा में, जबकि धारा की दिशा कहाँ है, नीचे की ओर, तो अंगूठा ऐसे आएगा। तो अंगूठा हो गया धारा की दिशा में, उंगलियां हो गई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो अब धक्का कहाँ लगेगा, इस तरफ, यानी धक्का कहाँ लगेगा, बाहर की ओर लगेगा।